नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, समय बर्बाद नहीं करेंगे, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो अधिगम के सिद्धांत यानी कि लर्निंग थ्योरीज एक ऐसा टॉपिक है कि आप शिक्षण प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो सीटेट हो, डीएसएसबी, केवीएस, रीट या सुपर टेट या अदर टेट भी हैं, अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, आप अधिगम के जो सिद्धांत हैं यानी कि लर्निंग जो थ्योरीज हैं उससे आप बच नहीं सकते हो। और मैं आपको बताऊं, इसकी इम्पोर्टेंस आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि किसी भी पेपर में ये 5 से 10 नंबर की आती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। थॉर्नडाइक है, पावलव है, स्किनर है, ये है वो, और पता नहीं कितने सारे लोग हैं, तो ये थ्योरीज आती हैं। तो इन्हीं पर आधारित आज 25 एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और देखिए, हर पेपर में जो शिक्षण यानी कि टीचिंग से रिलेटेड है, आपको ये मदद करेगा। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिए और पूरी देखना बिना स्किप किए, ताकि आपके जो ये 25 के 25 क्वेश्चन जो हैं आज बिल्कुल पक्के हो जाएं। और देखिए मित्रों, एमसीक्यूज़ में इसलिए लेके आता हूँ कि पेपर में यही आते हैं, तो मैं आपको वही कराता हूँ जो पेपर में आता है। और लोग क्या कराते हैं, आई डोंट केयर। चलिए खैर, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, कम से कम समय यूट्यूब पर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय किस पे देना है, सेल्फ स्टडी से। तो सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको नौकरी दिलाएगी। कोई टीचर, कोई कोचिंग क्लासेस, कोई यूट्यूब आपको नौकरी नहीं दिला सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद हो जो अपनी नौकरी पा सकते हो। और कैसे पाओगे, सेल्फ स्टडी से। तो मित्रों, क्लास स्टार्ट करने से पहले गौतम सीटर क्लासेस चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपकी कोई भी क्लास ना छूटे। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पावलव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, लर्निंग थ्योरीज की बात हो रही है, और सबसे पहले जो पावलव साहब है वो कूद पड़े हैं। तो जब कूद पड़े हैं तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एक्चुअली क्या था, पावलव का जो सिद्धांत था, उन्होंने क्या किया था कि एक कुत्ता जो है, उस कुत्ते की जो लार ग्रंथियां हैं उनमें एक पाइप जोड़ दिया था ऑपरेशन करके, क्योंकि ये डॉक्टर थे। और फिर कुत्ते को भोजन दिखाया जाता था। भोजन देख के जो है क्या होता था, लार आती थी कुत्ते के। लेकिन इस भोजन और लार के बीच में एक घंटी और जोड़ दी। अब क्या होता था, कुत्ते के सामने भोजन लाने से कुछ देर पहले, लगभग 0.05 सेकंड पहले घंटी बजती थी और भोजन दिया जाता था। तो भोजन को देख के उसको लार आती थी। लार आने के बाद जब कुत्ते को लार आई, इसके बाद उसको भोजन मिला, साथ में घंटी बजी। तो ये इस तरह की प्रक्रिया थी। बाद में भोजन को हटा दिया, सिर्फ घंटी बजाएगी तो लार आई। तो ये क्या था, ये इसको हम बोलते थे संबंध अनुक्रिया। यानी कि जो लार आने की प्रक्रिया थी वो संबंधित हो गई घंटी से, संबंधित कर दी गई, ज़बरदस्ती कर दी गई। ये अननेचुरल जो है कंडीशनिंग थी जो पावलव ने दी थी। बाकी पावलव का जो चैप्टर है उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अधिगम के बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक कौन थे, स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक या मास्लो। तो भाई ये है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। प्रयास एवं त्रुटि, परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत या अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित करना अधिगम है, ये कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा भाई। इसका हमारा आंसर होगा ए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उद्दीपन एवं अनुक्रिया, उद्दीपन से जब अनुक्रिया की जाएगी तो प्रयास किया जाएगा, फिर त्रुटि, फिर प्रयास, प्रयास त्रुटि। तो ये जो है धीरे धीरे जो लर्नर है वो सीख जाता है। तो ये इसको ही थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम कहा था। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के साथ अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि मैंने ये बताया था, पावलव की बात हो रही है। प्रयास व त्रुटि, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत या अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। अगला प्रश्न देखेंगे,
अच्छा, कुछ दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो सीटेट के एग्ज़ाम की जो आपकी रिजल्ट वगैरह तो पहले ही आ चुका है। मार्कशीट जो थी आपकी ये डिजी लॉकर पे आ चुकी है, तो जिन बच्चों को डाउनलोड करनी है वो अपनी डाउनलोड कर लें और जल्दी ही कर लें, क्योंकि कई बार वो बंद भी हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसको आप जो है डिजी लॉकर से अपने आधार कार्ड से उसे लिंक वगैरह करके और जैसे भी होता है उसको अपना डाउनलोड करके रख लीजिए। चलिए, कोर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत कौन सा था? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत? तो भाई कोर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था, इस चीज़ को आप याद करें। फादर ऑफ कंडीशनिंग किसको कहा जाता है? लॉसले, वर्दीमर, मास्लो या पावलव? तो भाई इसका आंसर है पावलव, जैसे कि मैंने बताया। और पावलव क्योंकि पावलव का जो अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर आप ये लर्निंग थ्योरी शॉर्ट ट्रिक में याद करना चाहते हो तो एक बड़ा अच्छा फार्मूला है मेरे पास। मेरे चैनल पे एक गौतम्स ट्रिक, ये एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इसमें कुछ ट्रिक्स पड़ी हुई हैं। अगर आप ये ट्रिक्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि थ्योरी का 1/2 यानी कि आधा सिलेबस तो आपका इन ट्रिक्स में ही कवर हो जाएगा। आप देखिए, बड़े सरल और आसान तरीके से मैंने ये करवाई हैं, तो इसको आप गौतम्स ट्रिक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो भाई पावलव जो है हमारे फादर ऑफ कंडीशनिंग कहे जाते हैं। अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि जो ठीक नहीं है? सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोसर, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलव, क्रिया प्रसूत स्किनर? तो इन चारों में से कौन सा गलत है वो दिखाना है, बताएं भाई। तो देखिए, ये जो है बी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर ने ये सिद्धांत नहीं दिया था। कोहलर ने जो है इनसाइट थ्योरी की बात की थी, जो सुल्तानपुर उन्होंने प्रयोग किया था वो। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत, अनुबंध क्रिया सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत? चलिए इसका आंसर बताएं। कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ऑपरेंट थ्योरी जिसको बोलते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित है, यानी कि कौन से ठीक हैं? आवश्यकता अनुक्रम मास्लो ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ठीक है, संबंधवाद ये भी ठीक है, तो चारों ही ठीक हैं इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे। अब भाई इन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हो जब आपने जो साइकोलॉजी जो है, जो हमारा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को बेसिक से आपने पढ़ा है। और अगर आपने बेसिक से मनोविज्ञान को नहीं पढ़ा है, इधर उधर से डाइट कर ली है, पढ़े लिखे कुछ हो नहीं, तो भैया ये तो आपको बिल्कुल हवा लग रहा होगा। हवा ना लगे इसके लिए ज़रूरी है कि जो मनोविज्ञान है उसकी बेसिक चीज़ों को सीखा जाए, उसको समझा जाए। तो मित्रों, इसके लिए जो है मनोविज्ञान के ऊपर मैंने जो वीडियो हैं डालने शुरू कर दिए हैं। आप इसको थ्योरीज एंड थिंकर्स में जाकर देखें, एक प्लेलिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स। तो इस वाली प्लेलिस्ट में आपको मनोविज्ञान की जो थ्योरी है उसके बारे में सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और धीरे धीरे मैं क्लासेस डालता जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स डाल रहा हूँ, उसको पढ़ें, उसको समझें, तो फिर ये जो सारे के सारे ही आपको हुआ नहीं लेंगे, आप तुरंत इसका आंसर बता दिया करेंगे। तो 9वें के आंसर की बात करूँ तो डी, यानी कि जो ऊपर की ये तीनों हैं ये ठीक लिखे हुए हैं। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गेस्टाल्टवादी, कुर्ट लेविन, वॉटसन या वुडवर्थ? तो भाई ये कौन थे? जी हाँ, ये 3 लोग थे। क्या नाम था उनका? वर्दमाइदर और क्या कहते हैं आपका कॉफका और कोहलर, ये गेस्टाल्टवादी थे। इन्होंने ही अंतर्दृष्टि यानी अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था और ये जर्मनी के थे ये लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। E.L. थॉर्नडाइक का अधिगम का नियम नहीं है। देखिए, थॉर्नडाइक ने अधिगम के 8 नियम दिए, जिसमें से 3 तो बेसिक थे यानी कि प्राथमिक नियम थे, और जो 5 थे वो गौड़ नियम थे। तो अब देख लेते हैं। अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के हैं, जबकि सहचर का नियम नहीं है। तो ये है गलत है, इसको हमने गलत कर दिया। और देखिए, अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जैसे प्रभात ऐसे लिखते हैं, प्रभात, इस प्रभात को लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल लो। कैसे लिखना है देख लो। प्रभात को ऐसे लिखना है, पर इसमें जो आ का डंडा लगाया ना उसको अलग कर दो बस, प्रभात। अब देखिए ये क्या है, ये 3 नियम हैं किसके? थॉर्नडाइक के, और प्राथमिक नियम। कैसे?
प्रभ का मतलब प्रभाव का नियम, आ का मतलब अभ्यास का नियम, ता का मतलब तत्परता का नियम। तो अगर आप प्रभात को ऐसे लिखना सीख लेते हैं तो आप थॉर्नडाइक के ये जो 3 जो उनके मुख्य नियम हैं इनको कभी भी नहीं बोलोगे। आंसर इसका होगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम के पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? C.L. क्लार्क, क्लार्क, L. हल, स्पीयरमैन या H.Z? तो भैया हल, क्लार्क हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था, रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी। अब ये क्या होती है इसको भी हम पढ़ेंगे अपने चैनल पे, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और मैं इतना इसमें करवा दूंगा चैनल में, आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, वापस यहीं आओगे। और यहाँ पे इतना कुछ आपको मिलेगा, इतना नहीं उतना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा उतना मिलेगा जितने की पेपर को क्लियर करने में ज़रूरत होती है। फालतू की चीज़ मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। बहुत से बच्चों को लगता होगा यार सर कभी वीडियो डालते हैं कभी नहीं डालते। अरे जब जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही डालूंगा, ज़बरदस्ती वीडियो डालते रहो, वीडियो डालते रहो, फालतू में आप इस पर लगे रहोगे, सेल्फ स्टडी फिर कब करोगे? नौकरी तो सेल्फ स्टडी से ही मिलनी है। ये तो बस एक चारा है, साध्य है, थोड़ा सा इसको देख लो, 10 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो होता है, फिर इसके आधार पर अपनी सेल्फ स्टडी करो कि भाई क्या चीज़ सर ने बताई थी, इसको अब हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है नौकरी लेने का। हर्ज़बर्ग मास्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम क्रम पर किन आवश्यकताओं को रखा? सुरक्षा संबंधी, शारीरिक संबंधी, संबंध एवं स्नेह संबंधी या आत्मसम्मान संबंधी? तो देखो भाई जो मास्लो था इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया और 5 प्रकार की मूल आवश्यकताएं बताई थी। वो पूछ रहा है इसमें से पहली जो आवश्यकता थी वो कौन सी थी? तो भाई जो शारीरिक यानी कि जो फिजिकल नीड थी वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। फिजिकल नीड के बाद फिर आगे का मामला चलेगा सुरक्षा संबंधी चलेगा, फिर उससे आगे का मामला चलेगा स्नेह का चलेगा, फिर उससे आगे आत्मसम्मान का। तो ये इस तरह से इन्होंने एक पिरामिड बनाया, मास्लो ने इस तरह का एक पिरामिड बनाया और इसमें 5 तरह की जो इन्होंने 1 2 3 4 और 5 ये 5 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी। तो इसको मास्लो में ज़रा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन देखो ये जो प्रश्न है इससे आपको ये पता चला है कि आपको मास्लो को भी पढ़ना है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQs जो होते हैं इनसे आपको ये पता चले कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे मैं कहता हूँ आप 20 मिनट के लिए देख लीजिए, आप 20 मिनट में देखिए कि सर ने जो क्वेश्चन कराए हैं वो किस टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं। अरे भाई मास्लो है तो उसमें मास्लो को पढ़ डालो। अब इस 20 मिनट में इतना मटेरियल होता है कि अगर आप घर पे 5 घंटे भी पढ़ोगे ना तो इस 20 मिनट की पूर्ति नहीं कर पाओगे, इन 20-25 मिनट की। इसमें 25 क्वेश्चन है, इन 25 क्वेश्चनों की पूर्ति के लिए आपको घर पे 5 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको इन क्वेश्चनों के आंसर स्वयं से आप दे पाओगे, पता चलेंगे। तो इस तरह से सेल्फ स्टडी करो कि मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, आप इस रास्ते पर चलना। आपको ये देखो मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन कभी आपने मेरा रास्ता देख लिया, फिर किसी और चैनल का रास्ता देख लिया, फिर किसी और का देख लिया, तो 7-8 घंटे तो आपके चैनल पे ही चले गए। फिर पढ़ोगे कब? फिर तो सोओगे, और भैया सोने वालों की नौकरी नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। एक कहावत भी है, जागे सो पावे सोवे सो खोवे। तो भाई जितनी टाइम जाग रहे हो सेल्फ स्टडी में लगाओ उसको। तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के संबंध में यह वाक्य क्या है? यह वाक्य कहा, किसने कहा? वुडवर्थ, कॉल्सनिक, वॉटसन या भाटिया ने? तो भाई ये H.L. भाटिया ने कहा था तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, ये तत्परता का नियम था जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, मैंने अभी आपको समझा दिया। और लेकिन ये वाला जो कथन था उसी पर आधारित था, थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर, जो कि H.L. भाटिया ने कहा था। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए? तो मैंने बताया कि 3 इन्होंने प्राथमिक नियम बताए, 5 गौण नियम बनाए, टोटल हो गए 8। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देखेंगे, थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मैंने बताया प्रभात, प्रभात ऐसे लिखेंगे प्रभात। तो ये क्या है? ये थॉर्नडाइक के नियम है। कौन से नियम है? प्राथमिक नियम। प्रभा यानी कि प्रभाव है इसमें, हाँ ये रहा। आ मतलब अभ्यास है, तय मतलब तत्परता है, इसका मतलब ये वाला नहीं है। इसको आंसर कर दो। बताओ इससे आसान तरीका कोई मिलेगा आपको? फालतू में इधर उधर भटकते रहते हो। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, यह कथन किस सीखने के नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम,
सहसंबंध या सहचर्य परिवर्तन का नियम या प्रभाव का नियम। तो भाई देखो सीधे सीधे संबंध का नियम है, यानी कि एक परिस्थिति में आपने कोई चीज़ सीखी, उसको लर्न कर लिया, उसको अनुभव कर लिया, अब जब दोबारा से सेम कंडीशन आएगी तो पीछे जो आपने ज्ञान लिया था उसका सहचर्य हो जाएगा, संबंध स्थापित हो जाएगा और फिर आप उसका प्रयोग दूसरी कंडीशन में कर लोगे जो कि लगभग सेम है, एक जैसी है। ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत। अभ्यास कैसे करोगे, कोई काम करोगे, उसमें गलती करोगे, फिर दोबारा करोगे, यानी कि ट्राई एरर ट्राई एरर ट्राई एरर यही करते रहोगे। तो कहाँ है, ये रहा फोर्थ आंसर हो गया। अभी इसका जो कितना आसान है, बस इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, एक समझ डेवलप कीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि प्रश्न जो आएगा पेपर में आपके वो डायरेक्ट नहीं आता है, उस पर आधारित आएगा जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचो कि भाई ये नियम हम प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हैं, हमारी ज़िंदगी में कहाँ यूज होता है, वही पूछा जाता है। और जब तक समझ डेवलप नहीं होगी भाई देखो नौकरी का पेपर तब तक क्लियर नहीं होगा, और मैं समझ ही डेवलप करने का काम करता हूँ। थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित है। तत्परता, अभ्यास, बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति का नियम। तो अब देख लो, प्रयास व भूल, प्रयास करेगा भूल करेगा, भूल करेगा प्रयास करेगा, प्रयास भूल, तो क्या होगा, बहुप्रतिक्रिया, बार बार प्रतिक्रिया हो रही है। सी आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। पावलव, हॉल्स, कार्ल रोजर्स या हर्बर्ट। तो भाई कार्ल रोजर्स मानवतावादी सिद्धांत के जनक हैं। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न हो सकता है मेरी क्लास आपको थोड़ी बहुत बोर लगती हो, लेकिन मैं बार बार बताता हूँ भाई पढ़ाई कोई मज़े की चीज़ नहीं है। अगर मज़े की चीज़ होती तो सब पढ़ जाते, सब कलेक्टर बन जाते। इससे भैया बोरियत होती है, लेकिन इसको झेलना पड़ता है। अब आप सोचो यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के उनके पढ़ाने के तरीके, उनके चेहरे भी दिखाई दे, चलो मेरा तो चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उनके दिखाई देते हैं, उसका भी चलो एक अलग इफ़ेक्ट है। लेकिन पढ़ाई आप समझ लो, अगर आप बोर हो रहे हो तो समझ लो पढ़ाई हो रही है। ये बात आप ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखोगे तो समझ लो सफलता पा जाओगे। अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता यानी कि ऑपरेंट ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो भाई इसका मतलब ऑपरेंट थ्योरी की बात हो रही है स्किनर वाली। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपक प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया, प्रबलन सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत की बात हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सीधा। स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हो, भूल जाते हो, देखिए एक तो एक नंबर है पावलव, दूसरा थॉर्नडाइक, स्किनर और एक है कोहलर। ये चार जो थिंकर्स हैं इनकी थ्योरीज हर पेपर में पूछी जाती हैं और बच्चे हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इस कोहलर ने बिल्ली पे किया था या चूहे पे किया था, स्किनर ने किस पे किया था, मछली पे किसने किया था, और बंदर पे किसने किया था, या बनमानुष पे किसने किया था। ये सब बहुत कन्फ्यूजन होती है। अगर इनमें आपको भी कन्फ्यूजन होती है तो भाई इस बीमारी का एक ही इलाज है, गौतम्स ट्रिक। गौतम्स ट्रिक प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपकी बीमारी सॉल्व हो जाएगी गारंटी से। मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। मैंने ये बताया था कि इस तरह का उन्होंने पिरामिड बता के और 1 2 3 4 5 आवश्यकताओं की बात की, और उन्होंने कहा कि भाई सीखने का जो कारण है वो मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे जैसे आवश्यकताएं पूरी होती जाती हैं वैसे हम आगे सीखते चले जाते हैं। इस तरह का एक पिरामिड उन्होंने बनाया। आंसर होगा सी, 5 आवश्यकताएं। थॉर्नडाइक द्वारा अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली को उत्तेजित करने हेतु उद्दीपक के रूप में, उद्दीपक यानी कि जो मोटिवेशन का जो काम कर रहा था वो क्या था। बिल्ली थी, बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, बार बार उसने प्रयास किया, एक बार लीवर में पैर पड़ गया, वो खुल गया और फिर उसने उस भोजन को खा लिया। वो भोजन क्या था ये पूछ रहा है थॉर्नडाइक। भोजन मांस, दूध या मछली। तो ये भाई मछली थी, और ये भी कैसी मछली, जिंदा नहीं थी, मरी हुई मछली थी, इसमें से गंध आ रही थी। ये गंध जैसी बिल्ली के पास जाती थी, उत्तेजित होती थी कि हाँ मुझे मछली खानी है, मछली खानी है, उसके लिए प्रयास करती थी। तो ट्राई एरर ट्राई एरर ट्राई एरर, और इस तरह से थॉर्नडाइक ने जो है ट्रायल एंड एरर का नियम बना दिया था। अगला प्रश्न, जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम या ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो क्या कहलाता है। यानी कि एक चीज़ आपने आज सीख ली और कल जब सीखने जा रहे हो तो ये आज जो सीखा था ये आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है नई चीज़ को सीखने में, तो इसको हम क्या कहेंगे।
अधिगम का सामान्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण या स्वतंत्रता पूर्व स्थानांतरण। तो देखो भाई, सीखने के जो स्थानांतरण होते हैं वो 3 ही होते हैं जनरली, सकारात्मक, नकारात्मक और जीरो, शून्य शून्य स्थानांतरण। ये 3 होते हैं। ये तो फालतू में जो है ड्रामा कर रखा है। तो अब सकारात्मक कौन सा होता है? जैसे मान लो आपने स्कूटी सीख रखी है या साइकिल सीख रखी है, वो आपकी स्कूटी सीखने में मदद करेगा, क्योंकि साइकिल सीख रखी है आपने, हैंडल संभालना आता है आपको, तो आपको मदद करेगा किसमें? सीधी सी बात है, स्कूटी सीखने में। तो इसको हम कहेंगे सकारात्मक। यानी कि पहले जब आपने कोई चीज़ सीखी है और अब कोई और दूसरी चीज़ सीख रहे हो, तो आपको उसमें हेल्प मिल रही है पहली वाली चीज़ से, तो सकारात्मक। और पहले वाली चीज़ मान लो बाधा उत्पन्न कर रही है, तो नकारात्मक। तो यहाँ पे आंसर तो यही हो गया। और शून्य क्या होता है? शून्य में ये होता है कि भाई पहले आपने कुछ सीखा था, आप कुछ सीखा, जैसे मान लो पहले किसी लड़की ने रोटी बनानी सीख ली है ना, और अब वो साइकिल चलाना सीखना चाहती, तो फिर रोटी बनाने का और साइकिल चलाने का कोई संबंध है नहीं, तो क्या होगा? शून्य स्थानांतरण। तो ये 3 ही तरह के होते हैं, अगर हेल्प करे तो सकारात्मक, ना करे तो नकारात्मक, और नहीं तो फिर शून्य। अगला प्रश्न देखेंगे। अरे आजा भाई, किस मनोविज्ञान ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा बल दिया? तो भाई उसी ने दिया होगा जिसने पुनर्बलन की बात की। अब पुनर्बलन की बात किसने की? लेविन, स्किनर, हल या कोहलर ने? तो सबसे ज़्यादा बात की स्किनर ने। स्किनर ने जो है पुनर्बलन की बात की। पुनर्बलन देते थे, कभी कबूतर को पुनर्बलन दे देते थे, कभी चूहे को दे देते थे। अब स्किनर की पूरी थ्योरी पढ़नी है तो जाओ कहाँ? गौतम थ्योरीज एंड थिंकर्स में, जो एक प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पर, उस पर आपको स्किनर की थ्योरी मिल जाएगी। तो मित्रों, ये 25 प्रश्न थे जो आपके अधिगम के सिद्धांत थे उनसे रिलेटेड, यानी कि जो लर्निंग थ्योरीज थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके मुझे अपना स्कोर प्लीज़ ज़रूर बताएं, और क्लास कैसी लगी अगर ये बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना आप चैनल को शेयर करेंगे उतना और बच्चों का भी भला होगा, और ये ज़रूरी भी है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है सीटेट, DSSB, KVS से रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स PDF वगैरह भी ले सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।